क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत आसान से लगने वाले सवाल का जवाब दिमाग में कौंधा हो हाँ, और अपने झट से दे दिया हो। और बाद में पता चला हो कि वो पूरी तरह गलत था? हाँ? चलिए एक कोशिश करते हैं। एक बैट और एक बॉल की कुल कीमत 110 रुपए है। बैट की कीमत बॉल से 100 रुपए ज्यादा है, तो बॉल की कीमत क्या होगी? ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो पहला नंबर आता है वो है 10 रुपए। बिल्कुल, मेरे भी दिमाग में वही आया था, पर यह जवाब गलत है। आज हम दिमाग के इसी धोखे के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसकी गहराई में उतरेंगे। और इसके लिए हमारे पास है डैनियल काहनेमैन की वो कालजयी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। जी, हमारे पास किताब के कुछ अहम हिस्से हैं और साथ ही एक मेटा साइंटिफिक रिपोर्ट भी है जो इसके कुछ दावों पर सवाल भी खड़ी करती है। सही बात है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि हमारे दिमाग के अंदर ये कौन से दो किरदार हैं जो हमारे हर फैसले पर असर डालते हैं, और क्यों हम सब, चाहे कितने भी होशियार क्यों ना हो, एक ही तरह की गलतियों के जाल में बार बार फंस जाते हैं। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो उस बैट और बॉल वाले सवाल पर लौटते हैं। जो जवाब तुरंत दिमाग में आया वो था 10 रुपए। हाँ। लेकिन अगर बॉल 10 की है तो बैट 110 का होगा, क्योंकि वो 100 रुपए महंगा है और कुल कीमत हो जाएगी 120, जो कि गलत है। सही जवाब है 5 रुपए। अगर बॉल 5 की है और बैट 105 का, तो बैट बॉल से 100 रुपए महंगा हुआ और दोनों की कुल कीमत 110 रुपए हुई। बिल्कुल। दिमाग में जो पहला आसान जवाब आया वो काहनमैन के मुताबिक हमारे दिमाग के सिस्टम 1 का काम था। बिल्कुल, यही इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया है। काहनमैन कहते हैं कि हमारा दिमाग कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि इसके 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। 2 ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, जिन्हें वो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। ये असल में दिमाग के कोई हिस्से नहीं है, बल्कि सोचने के 2 तरीके हैं। अच्छा, तो ये सिस्टम 1 क्या है? ये इतना तेज और कभी-कभी इतना गलत क्यों है? सिस्टम 1 हमारा ऑटोमेटिक, सहज और बिना मेहनत वाला सिस्टम है। ये हमेशा ऑन रहता है। हमेशा? हाँ, जैसे 2+2 का जवाब देना, किसी की तस्वीर देखकर उसका मूड पहचानना, या खाली सड़क पर आराम से गाड़ी चलाना। अच्छा, इन कामों में कोई दिमागी जोर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, ये हमारी सहज बुद्धि है, जो लाखों सालों के विकास का नतीजा है, ताकि हम तेजी से फैसले ले सकें। ये पैटर्न पहचानने में माहिर है। और सिस्टम 2, वो इस पूरी कहानी में कहाँ है? वो क्यों नहीं जागा जब सिस्टम 1 गलती कर रहा था? यही तो सारा खेल है। सिस्टम 2 हमारा धीमा, तर्कसंगत और मेहनत करने वाला सिस्टम है। ये वो हिस्सा है जिसे हम मैं समझते हैं, जो सोच विचार करता है। जैसे 17 को 24 से गुणा करना, या किसी भीड़ वाली जगह पर अपने दोस्त की आवाज पर ध्यान देना, या फिर कोई इनकम टैक्स का फॉर्म भरना। उफ, हाँ। इन कामों में दिमागी ऊर्जा खर्च होती है। कैनमन बताते हैं कि जब सिस्टम 2 काम करता है तो हमारी आंखों की पुतलियां भी फैल जाती हैं। अच्छा। हाँ, जो दिमागी मेहनत का साफ संकेत है। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम 2 स्वभाव से आलसी है। आलसी? मतलब वो पामचोर है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो ज्यादातर समय सिस्टम 2 बिना जांच पड़ताल किए सिस्टम 1 के सुझावों को मान लेता है। बैट बॉल वाले सवाल में ठीक यही हुआ। मतलब सिस्टम 1 ने एक आसान सा जवाब उछाला और सिस्टम 2 ने आलस में उसे हाँ ठीक है कह दिया। एग्जैक्टली। ये बात तो थोड़ी डरावनी है। और किताब में ये भी लिखा है कि हार्वर्ड और MIT जैसे दुनिया के टॉप विश्वविद्यालयों के 50% से ज्यादा छात्रों ने भी इस सवाल का गलत जवाब दिया था। हाँ, मतलब सिर्फ इंटेलिजेंट होने से काम नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि दिमागी पूर्वाग्रह यानी बायसेस कितने गहरे हैं। ज्यादा इंटेलिजेंट होने का मतलब बस ये हो सकता है कि आपका सिस्टम 2 ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर आप उसे इस्तेमाल करने का सचेत प्रयास नहीं करते तो आप भी वही गलतियां करेंगे जो कोई और करेगा। सिस्टम 2 को काम पर लगाना एक दिमागी कसरत है और हम अक्सर उस कसरत से बचते हैं। हाँ। तो अगर हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए शॉर्टकट लेता है तो ये शॉर्टकट हैं क्या और काम कैसे करते हैं? यहीं पर वो ह्यूरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट आता ना। हाँ, ह्यूरिस्टिक्स यानी दिमागी शॉर्टकट, ये सिस्टम 1 के काम करने का तरीका है। जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल सवाल आता है तो सिस्टम 1 चुपके से उस सवाल को एक आसान सवाल से बदल देता है और हमें उसका जवाब थमा देता है और हमें पता भी नहीं चलता कि सवाल ही बदल गया है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग मतलब किसी चीज से बंध जाना, जैसे जहाज का एंकर होता है। ठीक समझें।
एक प्रयोग में लोगों से पूछा गया कि क्या दुनिया के सबसे ऊंचे रेडवुड पेड़ की ऊंचाई 1200 फीट से ज्यादा है या कम। उनका औसत अनुमान 844 फीट था। लेकिन जब दूसरे ग्रुप से यही सवाल 180 फीट के एंकर के साथ पूछा गया तो उनका अनुमान कम हो गया होगा। बहुत कम। उनका औसत अनुमान सिर्फ 282 फीट था। कमाल है। मतलब जो पहला नंबर उनके सामने रखा गया, उनका दिमाग उसी के आसपास अटक गया, भले ही वो नंबर पूरी तरह से मनगढ़ंत था। हाँ। लेकिन क्या ये सिर्फ एक लैब का प्रयोग नहीं है? असल जिंदगी में क्या हम सचमुच इतने बेतरतीब नंबरों से प्रभावित हो जाते हैं? ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा होता है। मोल भाव करते समय सोचिए। अच्छा, हाँ। अगर आप एक पुरानी कार खरीद रहे हैं और बेचने वाला 5 लाख की कीमत बताता है, तो वो 5 लाख एक एंकर बन जाता है। आपका सारा मोल भाव उसी नंबर के इर्द गिर्द घूमेगा। सही बात है। फिर आप शायद उसे 4.5 लाख पर ले आएं, लेकिन 3 लाख तक पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल। पहली बोली जाने वाली कीमत बातचीत का दायरा तय कर देती है। यही चीज सैलरी नेगोशिएशन से लेकर रियल एस्टेट तक हर जगह होती है। अच्छा, और दूसरे कौन से बड़े शॉर्टकट हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए? एक और बहुत ताकतवर शॉर्टकट है उपलब्धता ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हाँ, हम किसी चीज के होने की संभावना इस आधार पर तय करते हैं कि उसका उदाहरण हमारे दिमाग में कितनी आसानी से आता है। अगर कोई चीज आसानी से याद आ जाती है तो हमें लगता है कि वो ज्यादा आम है। जैसे प्लेन क्रैश। खबरों में उनकी इतनी चर्चा होती है कि लोगों को हवाई जहाज में सफर करने से डर लगता है। हाँ। जबकि सड़क पर कार चलाने में मरने का खतरा कहीं कहीं ज्यादा होता है, लेकिन कार एक्सीडेंट की खबरें उतनी सनसनीखेज नहीं होती। बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए वो दिमाग में उतनी आसानी से नहीं आती। यही वजह है कि आतंकवाद या शाक के हमले से लोग ज्यादा डरते हैं, जबकि फ्लू या डायबिटीज से मरने का खतरा हजारों गुना ज्यादा है। तो मीडिया कवरेज हमारे दिमाग में कुछ खास तरह की घटनाओं को उपलब्ध करा देता है, जिससे हमारा रिस्क का अंदाजा पूरी तरह बिगड़ जाता है। और एक तीसरा है हेलो इफेक्ट, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये बताता है कि अगर हमें किसी इंसान की एक बात अच्छी लगती है तो हम मान लेते हैं कि उसकी बाकी सब बातें भी अच्छी होंगी। हाँ, ये बहुत आम है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिखने में आकर्षक है, तो लोग अवचेतन रूप से मान लेते हैं कि वो ज्यादा काबिल, ईमानदार और होशियार भी होगा। किताब में एक सीईओ का उदाहरण है। हाँ। जब तक कंपनी मुनाफे में है, मीडिया उसे दूरदर्शी, हिम्मती और शानदार लीडर बताता है। लेकिन जैसे ही कंपनी घाटे में जाती है, उसी सीईओ को जिद्दी, अड़ियल और हकीकत से दूर बताया जाने लगता है। अरे हाँ, वही शख्सियत, वही आदतें, लेकिन सिर्फ नतीजा बदलने से हमारी पूरी राय बदल जाती है। मतलब हम असल में कारण और परिणाम को उल्टा करके देख रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि सीईओ की अच्छी आदतों से कंपनी सफल हुई, जबकि सच ये होता है कि कंपनी की सफलता हमें उसकी आदतों को अच्छा मानने पर मजबूर कर रही है। कमाल है। ये सारे दिमागी शॉर्टकट सिस्टम 1 के काम करने का तरीका है। वो दुनिया को समझने के लिए आसान और सुसंगत कहानियां बनाता है, भले ही वो कहानियां हकीकत से दूर हों। बिल्कुल। तो ये शॉर्टकट हमारी सोच को तो प्रभावित करते ही हैं, पर क्या ये हमारे फैसलों को भी प्रभावित करते हैं, खासकर जब बात पैसे, फायदे या नुकसान की हो? ये बहुत अहम सवाल है, और ये हमें kahneman के सबसे प्रसिद्ध काम प्रॉस्पेक्ट थ्योरी की तरफ ले जाता है। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी? हाँ। पारंपरिक अर्थशास्त्र मानता है कि इंसान तर्क संगत होता है और अपने फायदे को अधिकतम करने की कोशिश करता है। लेकिन kahneman और उनके सहयोगी एमोस टेवस्की ने दिखाया कि ये सच नहीं है। बिल्कुल सच नहीं है। कैसे? उन्होंने इसे कैसे साबित किया? उन्होंने एक आसान सा सवाल रखा। मान लीजिए जॉन और मार्क दोनों के पास आज $5 मिलियन हैं। ठीक है। की थी और आज उसके पास 5 मिलियन बचे हैं। तो क्या दोनों बराबर खुश होंगे? क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉन तो खुशी से उछल रहा होगा, जबकि मार्क वो बहुत दुखी होगा, भले ही दोनों के पास अंत में बराबर पैसा है। यही प्रॉस्पेक्ट थ्योरी का सार है। हम चीजों को उनके अंतिम मूल्य से नहीं, बल्कि एक शुरुआती बिंदु, एक रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं। अच्छा। हमारे लिए अहमियत इस बात की है कि हमें फायदा हुआ या नुकसान। जॉन के लिए ये 4 मिलियन का फायदा है, मार्क के लिए 4 मिलियन का नुकसान। और यहीं पर एक और मजेदार बात सामने आती है, जिसे कहते हैं नुकसान से बचना, लॉस अवर्जन। इसका मतलब है कि हमें नुकसान से बहुत ज्यादा डर लगता है? बहुत ज्यादा। उनके प्रयोगों से पता चला कि हमारे लिए नुकसान का मनोवैज्ञानिक दर्द उसी मात्रा के फायदे की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। 2 गुना? हाँ, मतलब 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। अच्छा, इसीलिए हम अक्सर ऐसे दांव लगाने से बचते हैं जहां फायदे और नुकसान की बराबर संभावना हो।
हाँ, क्योंकि वो जो संभावित नुकसान का डर है वो हमें पंगु बना देता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है फ्रेमिंग इफेक्ट। हाँ, कि एक ही बात को कहने का तरीका हमारे फैसले को कैसे बदल देता है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। अगर एक डॉक्टर कहता है कि इस सर्जरी में 90% बचने की संभावना है, तो ज्यादातर मरीज उसके लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर दूसरा डॉक्टर उसी सर्जरी के बारे में कहता है कि इसमें 10% मरने का खतरा है, तो बहुत से लोग डर जाएंगे, जबकि आंकड़े बिल्कुल एक जैसे हैं। हमारा सिस्टम 1 बचने जैसे पॉजिटिव शब्द से आकर्षित होता है और मरने जैसे नेगेटिव शब्द से दूर भागता है। ये दिखाता है कि हम असलियत से ज्यादा कहानी से प्रभावित होते हैं। ये सारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये किताब वाकई दिमाग के दरवाजे खोल देती है। लेकिन जैसा हमारा तरीका है, हम हर चीज को दोनों पहलुओं से देखते हैं। हाँ। हमारे पास जो मेटा साइंटिफिक रिपोर्ट है, वो इस किताब में बताई गई कुछ स्टडीज की मजबूती पर गंभीर सवाल उठाती है। सही कहा। और ये एक बहुत जरूरी चर्चा है। पिछले दशक में मनोविज्ञान की दुनिया में एक रेप्लिकेबिलिटी क्राइसिस आया है। रेप्लिकेबिलिटी क्राइसिस मतलब प्रयोगों को दोहराने में नाकामी का संकट। इसका मतलब है कि बहुत से मशहूर मनोवैज्ञानिक प्रयोगों को जब दूसरी लैब्स में दोहराने की कोशिश की गई तो वैसे नतीजे नहीं मिले जैसे पहली बार मिले थे। तो क्या काहनमैन की किताब में बताई गई स्टडीज भी संकट का शिकार हुई हैं? मैंने सुना है खासतौर पर प्राइमिंग से जुड़े प्रयोगों पर सवाल उठे। हाँ, बिल्कुल। प्राइमिंग वो आइडिया है कि बहुत सूक्ष्म अवचेतन इशारे हमारे व्यवहार को बदल सकते हैं। जैसे वो मशहूर प्रयोग जिसमें कुछ छात्रों को बुढ़ापे से जुड़े शब्द दिए गए। हाँ, जैसे भूला हुआ, झुर्रियां, अकेला, और फिर देखा गया कि वो गलियारे में बाकी छात्रों के मुकाबले धीरे धीरे चले। इस तरह के कई प्राइमिंग प्रयोगों को दोहराना लगभग नामुमकिन साबित हुआ है। सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इन प्रयोगों को दोहराना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, इसकी कई वजहें हैं। प्राइमिंग के प्रभाव अगर होते भी हैं तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। वो कमरे की रोशनी, प्रयोग करने वाले के मूड या दिन का समय जैसी छोटी छोटी अनियंत्रित चीजों से भी बदल सकते हैं। अच्छा, तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं। हाँ, इसलिए हर बार बिल्कुल वैसा ही नतीजा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसने वैज्ञानिकों को ऐसे सनसनीखेज दावों के बारे में ज्यादा शक्की बना दिया है। तो फिर उस रिपोर्ट का आखिरी निष्कर्ष क्या है? क्या वो कहती है कि हमें इस किताब को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए? क्या सिस्टम 1 और 2 का पूरा आइडिया ही गलत है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट का निष्कर्ष ज्यादा न्यूआंस्ड है, मतलब ज्यादा बारीक है। वो ये कहती है कि इस किताब को विज्ञान के ठोस अंतिम सबूतों का सार समझने की बजाय एक महान मनोवैज्ञानिक के व्यक्तिपरक विचारों और उस समय के विज्ञान का एक खजाना समझना चाहिए। अच्छा। काहनमैन ने खुद भी बाद में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने प्राइमिंग जैसी कुछ कमजोर स्टडीज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। तो इससे किताब की अहमियत कम नहीं होती, बल्कि ये विज्ञान की खूबसूरती दिखाता है। बिल्कुल। विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है, अपनी गलतियों को पहचान कर और उन्हें सुधार कर। सिस्टम 1 और 2, एंकरिंग, लॉस अवर्जन जैसे जो मूल विचार हैं, वे आज भी हमें खुद को समझने के लिए एक बहुत शक्तिशाली ढांचा देते हैं। हाँ, वो आइडिया आज भी उतने ही प्रासंगिक है। ये संकट बस हमें ये याद दिलाता है कि इंसानी व्यवहार को समझना कितना जटिल है। और एक अकेली स्टडी के आधार पर बड़े बड़े दावे करने से बचना चाहिए। बिल्कुल। तो आज की इस लंबी और गहरी बातचीत से हम क्या लेकर जा सकते हैं? मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि हम खुद को जितना तर्कसंगत समझते हैं, असल में हम उसका अंश मात्र भी नहीं है। हाँ। हमारा दिमाग एक आलसी तर्कशास्त्री के साथ एक तेज कहानी सुनाने वाली मशीन है, और ज्यादातर समय वो कहानी सुनाने वाली मशीन ही शो चला रही होती है। और इन दिमागी शॉर्टकट और पूर्वाग्रहों को समझना खुद को कमजोर महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि बेहतर फैसले लेने की दिशा में ये पहला कदम है। सबसे परेशान करने वाली सच्चाई ये है कि सिर्फ इनके बारे में जानना ही काफी नहीं है। अच्छा। सिस्टम 1 हमारा डिफॉल्ट मोड है और उसे बदलने के लिए सचेत और ऊर्जा खर्च करने वाले प्रयास की जरूरत होती है। तो असली हुनर सिर्फ इन बायस को जानना नहीं है, बल्कि अपने माहौल और फैसले लेने की प्रक्रियाओं को इस तरह डिजाइन करना है कि आप इन जालों से बच सकें। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। अगर आपको पता है कि आप एंकरिंग से प्रभावित होते हैं, तो किसी बड़ी खरीदारी से पहले हमेशा अपना रिसर्च करें और अपने दिमाग में एक वाजिब कीमत तय कर लें। इससे पहले कि कोई और आपके लिए एंकर सेट करे। हाँ, अगर आप जानते हैं कि आप लॉस अवर्जन के शिकार हो सकते हैं, तो निवेश के फैसले लेते वक्त सिर्फ संभावित नुकसान पर नहीं, बल्कि लंबे समय के संभावित फायदे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को मजबूर करें। तो ये आत्म जागरूकता और प्रक्रिया का मेल है।
बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो कहानमन की किताब के आखिर से आता है। प्रयोग बताते हैं कि किसी दर्दनाक अनुभव की हमारी याद दो चीजों पर निर्भर करती है। उस अनुभव का सबसे बुरा पल कैसा था और उसका अंत कैसा था। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो अनुभव कितनी देर तक चला। हाँ, ये बहुत अजीब है। तो सोचिए, अगर किसी को एक दर्दनाक मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना है और डॉक्टर कहे कि मैं आखिर में बस 1 मिनट का हल्का दर्द और देकर इस अनुभव की याद को कम दर्दनाक बना सकता हूं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बहुत गहरा सवाल है। हमें अपने किस स्व के लिए फैसले लेने चाहिए? उस अनुभव करने वाले स्व के लिए जो हर पल दर्द को जीता है, या उस याद रखने वाले स्व के लिए जो बाद में सिर्फ कहानी सुनाता है?